स्टार्ट करें। तो देखो आज हम सीखेंगे क्या, आज से हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। अब आपके मन में आएगा ये क्या है जर्नल एंट्री यार, ये वो जो 11th क्लास में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल वही होगा, बट थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चलेंगे यहाँ पे। यानी पहले तो बेसिक सीखेंगे, वो जो जर्नल एंट्री आपने 11th में सीखी है बिल्कुल वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, प्लस एडवांस लेवल पे चलेंगे इसको, क्योंकि कुछ एडवांस एंट्रीज होती हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको 11th क्लास में नहीं सिखाई गई होगी, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा दूसरी चीज, क्या यहीं पे हम खत्म कर लेंगे क्या जर्नल एंट्री बेसिक और एडवांस सीख के खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम इसको देखेंगे कि आपने जो टैली में सीखा है वो कैसे कैसे यूज होता है, यानी जर्नल एंट्री टैली में कैसे जाके यूज होगा। एक बात और बता दूं, जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी, जब तक आप टैली कंप्लीट नहीं सीख सकते। आपको टैली आ जाएगी, अब टैली में कुछ एंट्रीज कर लेंगे, बट सारी एंट्रीज पॉसिबल नहीं है विदाउट जर्नल एंट्री। यानी आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके आप टैली का पूरा पार्ट कर पाओगे। यानी टैली कंप्लीट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बात आ गई कि चलो भाई हमने जर्नल एंट्री तो सीख ही ली। अच्छा इसमें कुछ जर्नल एंट्री एडवांस लेवल पे होती है, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद भी कुछ एंट्रीज करनी होती हैं, वो कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा सिर्फ जर्नल एंट्री का यहाँ जो भी मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ उसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कॉपी पे सिखाऊंगा, मैं आपको कॉपी पे सिखाऊंगा प्लस वही चीज टैली में कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ध्यान रखना आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, ये नहीं कि बस कॉपी कॉपी में सीख लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है। अच्छा काम क्या आएगा, काम पहले तो मैंने आपको बता दिया, अभी जब तक टैली नहीं आएगी, जब तक मतलब जब तक जर्नल एंट्री नहीं आएगी आप टैली कंप्लीट नहीं सीख सकते, पहली चीज। दूसरी चीज आपके इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, ये एक ट्रेंड हो गया है कि इंटरव्यू में आपसे जनरल एंट्री पूछी जाती है और आपको इंटरव्यू में जनरल एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि सिर्फ आपके, यहां तक कि आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक फ्रेंड है उसने मेरे को बताया सीए के बाद, उसने सीए का पेपर देने के बाद सीए क्लियर हो गई थी उसकी, और उसके इंटरव्यू में भी जनरल एंट्री पूछी गई थी। मतलब इतनी सिंपल नहीं जितनी सिंपल आपके में पूछी जाएगी। एक सीधी सी बात है भाई, आपका लेवल अलग होगा उसका लेवल अलग होगा, बट एंट्रीज पूछी गई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद जब आप टीडीएस सीखोगे, तो टीडीएस सीखने के बाद टीडीएस रिटर्न भी फाइल करते होगे आप, बिल्कुल। क्या टीडीएस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप पूरा सीखोगे आपको समझ आएगा, क्या उसके साथ भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी? हाँ। तो मतलब रिटर्न के बाद भी जर्नल एंट्री, रिटर्न के साथ भी जर्नल एंट्री, सब कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा अब आपके मन में आएगा मतलब बस जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिए तो खत्म हो जाएगा ये वाला जो सीरीज चल रही है, जो भी आप पढ़ा रहे हो। तो देखो ऐसा नहीं है, पहले तो मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, आपको ये समझ आ गया, एक अकाउंट्स का बेस होता है जर्नल एंट्री। बेस के बाद जब आप जर्नल एंट्री कर लोगे तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे जर्नल एंट्री से ही आपके लेजर बनेंगे, और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब आप कॉपी में करना सिखाऊंगा आपको। टैली में कैसे ऑटोमेटिक बन जाते हैं लेजर, टैली में अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक लेजर बन जाते हैं, बट वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद लेजर के बाद आपको बनाने होते हैं ट्रायल बैलेंस, वो भी आपको कॉपी में बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, पर टैली में अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे जब टैली में अपने आप बन जाते हैं तो हमें मत सिखाओ। भाई पहली बात तो आपको अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ आना चाहिए, सबसे पहली चीज प्रैक्टिकली ये सारी चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज कि ये चीज अगर आपको नहीं आएगी तो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने में दिक्कत आएगी। और आपको, हमारा पर्पज ये है कि आपको यहां से सीखने के बाद आपको पहले तो अकाउंटिंग पूरी आ जाए, टैली पूरी आ जाए, जीएसटी की रिटर्न, आपकी टीडीएस की रिटर्न आ जाए, उसके साथ साथ आप किसी की बैलेंस शीट फाइनल कर पाओ, एटलीस्ट उस लेवल पे आप पहुंचो। ठीक है। तो बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए, अच्छा सीए से ही क्यों बैलेंस शीट फाइनल करवाई जाती है, क्योंकि सीए को ये सारी अच्छे से नॉलेज होती है। अच्छा और भी चीजों की नॉलेज होती है, जैसे टैक्स नहीं आएगा आपको, नॉलेज नहीं होगी टैक्स के बारे में, तो आप बैलेंस शीट फाइनल नहीं कर सकते। तो टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो हम तो आपको वही नॉलेज दे रहे हैं, टैक्स भी, और साथ में आपको ये प्रैक्टिकली ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप बैलेंस शीट फाइनल कर पाओगे। तो लेजर की भी क्लास यहाँ पे मैं आपको दूंगा, ट्रायल बैलेंस की भी क्लास, मतलब होगा, इतना लंबा नहीं होगा जितना लंबा जर्नल एंट्री की क्लासेस होंगी, इतनी नहीं है। एक एक क्लास में ये सारे खत्म हो जाएंगे, एक क्लास में लेजर, एक क्लास में ट्रायल बैलेंस, बट हाँ आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लस प्लस आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे आ गया ये चीज। एक जरूरत पड़ने पे, कोई चीज की जरूरत पड़ने पे मैं 3 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, 4 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद आपको और बनाना क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट सुना होगा, और बैलेंस शीट। नॉर्मल सी बात है, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट, आप इसी के लिए तो आए हो, क्योंकि अकाउंटेंट को ये बहुत अच्छे लेवल पे आनी चाहिए। अब इसमें भी कई सारी चीजें होंगी, जैसे इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे बनाओगे आप, पार्टनरशिप के बेसिस पे कैसे बनाओगे, और अगर किसी कंपनी की आ गई तो कैसे बनाओगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम ये पूरा का पूरा पार्ट सीखेंगे। अच्छा इसमें बीच में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कैश बुक आता है,
कि कैश बुक कैसे करते हैं, बैंक रिको कैसे करते हैं। तो बैंक रिको वाला पार्ट हम अपना टैली में ही प्रैक्टिकली करेंगे, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, टैली में ही हम बैंक रिको प्रैक्टिकली करेंगे। कैश बुक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं जरूरी नहीं है कि मैं यहीं तक सीमित रहूं, अगर मुझे लगता है कि कोई और चीज है जो आपको बताना जरूरी है तो मैं वो चीजें भी बता दूंगा। अच्छी खासी क्लासेस लगेंगी, बट आपको आराम से देखना है और आराम से पढ़ के समझना है सारी चीज, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्री से, बेस होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होता क्या है, अब पहले तो ये समझते हैं, यहां से मैं आपको शुरू कर रहा हूं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का अच्छा एक चीज और कि इसमें मैं आपको अभी नोट्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि नोट्स देखने के बाद जैसे नोट्स लिखे हुए हैं तो बड़ा आसान हो जाता है चीजों को देख के, मतलब याद नहीं हो पाती वो चीजें, ज्यादातर बस आप एक्सप्लेन कर देते हो। तो बेटर है कि जर्नल एंट्री में हम पूरा का पूरा ऐसा रखेंगे कि मैं आपको कोई नोट्स नहीं दूंगा, पहले पहले सिखाऊंगा और फिर जो चीज आपको सिखा दिया उस चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर सको। वो बहुत जरूरी है, नोट्स बहुत जरूरी है इस जर्नल एंट्री में। टैली में मैंने आपको स्पेसिफिक नोट्स नहीं दिए, रीजन ये था कि टैली मैंने कहा था आपको याद रखना है, बट जर्नल एंट्री क्या होता है, कई बार आपको पढ़ने के बाद भी बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है 100%, और अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो शायद उस लेवल का नोट्स ना बना पाओ। तो आपको सारे नोट्स मिलेंगे, बट अभी पढ़ते समय नोट्स का यूज कम से कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एट ए टाइम लिख के दिखाऊंगा, ताकि आपको वो चीज अभी के अभी याद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और नोट्स आपको अलग से मिलेंगे क्लास के बाद। तो अभी पढ़ लेते हैं, जर्नल एंट्री पढ़ना शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री होती क्या है, तो एक सिंपल सी बात, बिजनेस में आप बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होगी, जिसे आप बोलते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को कहीं ना कहीं तो आप लिखोगे ना भाई। अगर मैं कह रहा हूं आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, अकाउंटेंट का काम क्या है, पूरे पूरे साल क्या क्या हुआ वो चीजें रिकॉर्ड करना, और फिर साल के अंत में बताना कि भाई मेरे को इससे इतने रुपए लेने हैं, इससे इतने रुपए देने हैं, और भी कई सारी चीजें, जैसे कि मेरे पास असेट्स इतने रुपए के पड़े हुए हैं, मेरी बिल्डिंग इतने रुपए की है, मेरा कंप्यूटर इतने रुपए का है। ये सारी चीजें आप निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो या किसी को पैसे दे रहे हो, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ये तो क्लियर है। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग क्या आप ऐसे ऐसे लिख दोगे, मान लेते हैं मैंने किसी से सामान खरीदा तो मैं लिख दूंगा सामान खरीदा 500 रुपए, क्या ऐसे ऐसे लिखोगे? और ऐसे लिखोगे तो आपको लग रहा है कि आप लास्ट में हिसाब लगा पाओगे, नहीं। तो एक मेथड होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, जिस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है उसी तरीके को ही बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बेस में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा डीप में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता होगा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। तो आप ये मत हो जाना कि यार ये बेसिक चीजें क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है। तो नहीं पता होगी जिसको, उसको समझ आ जाएगा चीजों को, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, रिकॉर्ड करना है। तो एक बात आपको बता दूं, अकाउंट्स का रूल ये है कि जब भी आपको कोई चीज बिजनेस में कुछ भी हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो एटलीस्ट दो चीजों में इफेक्ट डालेगी, जिसे आप बोलते हो डबल एंट्री सिस्टम, अगर आपने सुना होगा तो मतलब बिजनेस में कुछ भी हो तो दो चीजों में फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे यार बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दो, जरा देखते हैं कि कैसे दो चीज में फर्क पड़ेगा। मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूं, मान लेते हैं मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस में मैं बिल्डिंग खरीद के रहा हूं, एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं। तो आप बोलोगे भाई बिल्डिंग आ जाएगी और कैश चला जाएगा, क्या इन दोनों चीज में फर्क पड़ा? भाई पूरे बिजनेस में जितनी चीजें आप करोगे, कुछ भी करो, कम से कम दो चीजों में फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे तीन चीजों में फर्क पड़ सकता है, हाँ। चार चीजों में फर्क पड़ सकता है, हाँ। लेकिन कम से कम कितनी चीजों का इफेक्ट पड़ेगा? दो चीजों पर कम से कम इफेक्ट पड़ेगा। कुछ भी आप कर लो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने कोई सामान खरीद लिया, पैसे दिए, तो भाई सामान खरीदा, गुड्स आ गया और पैसे चले गए, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि बिजनेस में दो चीज में फर्क पड़ता है, एक बढ़ेगी एक घटेगी? क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हो सकता है दोनों चीज बढ़े, हो सकता है दोनों चीज घटे, हो सकता है एक बढ़े और एक घटे। अब आप बोलोगे कुछ एग्जांपल दो, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मैंने गुड्स खरीदा लेकिन उधार खरीदा, गुड्स खरीदा लेकिन उधार, मैंने बोला बाद में पैसा दूंगा, तो गुड्स आ गया। और अगर मैं बोलूं कि उधारी भी आ गई, आपके पास कर्जा आ गया, जिसे आप कर्जा बोल सकते हो, सिंपल वर्ड में तो आप इसको क्या बोलते हो, क्रेडिटर। अगर किसी को पैसा देना होता है तो क्रेडिटर, वो भी आ गया। तो बिजनेस में कुछ भी काम करो आप, तो एक बात तो समझ लो कि कम से कम दो जगह फर्क पड़ेगा, ठीक है, कम से कम दो जगह फर्क पड़ने वाला है। अब वो दो जगह में से अगर दो जगह फर्क पड़ रहा है तो कोई एक चीज होगी डेबिट और कोई एक चीज होगी क्रेडिट। अब आप बोलोगे डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एक रूल, एक चीज है, समझेंगे अभी धीरे धीरे करके। तो जब भी जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या है, जर्नल एंट्री ऐसे करो। पहले तो मैं एक फॉर्मेट दिखा देता हूं आपको। एक होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, कई लोग अमाउंट ऊपर डेबिट क्रेडिट नीचे लिखते हैं, चलेगा। अब ध्यान से देखो, अब बिजनेस में कुछ भी चीज हो आपको यहीं रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मान लेते हैं मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि आपने टीवी खरीदी और पैसे दिए, कुछ भी है, तो किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा? टीवी पे और कैश पे। ठीक है, अच्छा अब आपको मान लेते हैं ये नहीं पता क्या चीज कैसे है। पहले तो कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो, रूल क्या है, सबसे पहले सोचो कि किस किस चीज पे फर्क पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला कोई ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने आपको बताया आपने टीवी खरीदी और बदले में पैसे दिए, तो ये ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन में कहां कहां पे आपके बिजनेस में कहां कहां फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे कि टीवी आ जाएगी मेरे पास और पैसे चले जाएंगे, इन चीजों पे फर्क पड़ेगा। दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है, टीवी और पैसे, दोनों का अकाउंट बना होगा। एक बात बता दूं, मैंने आपको याद होगा शुरू की क्लासेस में ही बताया था, आपके बिजनेस में जितनी चीज है सबका खाता बनेगा, याद आ रहा है? तो आपने टीवी का भी खाता बनाया होगा और कैश का भी खाता बनाया होगा। अच्छा नहीं बनाया होगा तो अब बनाना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, तो टीवी का भी खाता बनेगा और कैश का भी खाता बनेगा, हर चीज का आपको खाता बनाना पड़ेगा। पहले तो ये बात समझ आ रही है। अब इसकी एंट्री कैसे करें? ध्यान से सुनो, दोनों में से कोई एक चीज होगा डेबिट और कोई एक चीज होगा क्रेडिट। अब मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया कि भाई टीवी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। आप बोलोगे कैसे बताया? आगे चल के समझेंगे कि कैसे बताया। मान लो आपको पता चल गया, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे उसको? सबसे पहले जिस डेट की बात हो रही है, मान लेते हैं 2 अप्रैल की बात हो रही है, तो लिख दो 2 अप्रैल 2023। जिस डेट की बात हो रही है वो डेट लिख दो। पार्टिकुलर्स में एक जो भी चीज है वो डेबिट है वो पहले लिखोगे और जो क्रेडिट है उसे बाद में लिखोगे। तो क्या डेबिट हो रहा है? टीवी, तो टीवी को मैं डेबिट करूंगा, टीबी अकाउंट। अच्छा हर चीज के आगे अकाउंट लगाना जरूरी है, बस किसी का नाम होगा तो उसके आगे अकाउंट मत लगाना। जैसे टीवी अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मोबाइल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर नाम आ गया रमेश, तो रमेश अकाउंट नहीं, सिर्फ रमेश। समझ आ गया? ये A/C ये अकाउंट को डिनोट करता है, तो टीवी अकाउंट। अब जो डेबिट है उसको यहाँ पे DR लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ता है डेबिट, जो जो चीज डेबिट कर रहे हो उसके आगे DR लिख के आपको डिनोट करना पड़ता है कि ये डेबिट है। समझ आ गया? अच्छा अब जो क्रेडिट होगा उसको नीचे लिखना है हमेशा। जितने डेबिट होंगे ऊपर लिखोगे और जो भी क्रेडिट होगा हमेशा नीचे। और ध्यान रखना क्रेडिट वाले को यहां से मत लिख देना ऐसे, यहां से नहीं, आपको क्रेडिट में थोड़ा सा जगह छोड़ना है। क्रेडिट को करने के लिए थोड़ी सी आपको एक जगह छोड़नी है, जैसे जहां से आपने टीवी लिखा है वहां नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ो, ताकि कोई अगर जल्दी जल्दी भी देखे तो उसको पता चल जाए क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। और एक चीज और, जो भी चीज क्रेडिट में लिखोगे उसके आगे आपको टू लगाना पड़ेगा, TO2, यानी टू, फिर कैश और अकाउंट। समझ आ गया? अच्छा क्या इसके आगे CR लिख दूं? नहीं, क्रेडिट के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेबिट को कैसे पता चलेगा? डेबिट पहले तो ऊपर रहेगा, क्रेडिट नीचे रहेगा। क्लियर है? अच्छा डेबिट के आगे DR लगा होगा, क्रेडिट के आगे टू लगा होगा फ्रंट में, इधर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। समझ आ गया? अच्छा और एक बात और, क्रेडिट थोड़ा सा जगह छोड़ के, ये जो स्पेस दिख रहा है गायब, वो उतनी स्पेस छोड़ के आपको फिर लिखना है, आप लाइन से लगातार नहीं लिखोगे। समझ आ गया? अच्छा और कितने रुपए का, जैसे मान लेते हैं 5,000 की टीवी खरीदी है, तो टीवी के सामने डेबिट अमाउंट में 5,000 और कैश के सामने क्रेडिट अमाउंट में 5,000। ये इस तरीके से, ये एक तरीका होता है आपको लिखना। आपने पहली एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, समझ आ गया? अब एक नरेशन लिखना होता है आपको, हालांकि नरेशन कोई इतना जरूरी नहीं है, बट 11th 12th में सिखाया जाता था कि नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन में क्या लिखते थे आप? जो भी चीज हुई है ऊपर वो लिख दोगे। अच्छा बाकी अभी मैं नरेशन की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही करूंगा, नरेशन कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में नरेशन की जरूरत नहीं है। नरेशन सिर्फ उसी चीज पे लिखना है आपको जो चीज आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है, आप ऐसा चाहते हो कि लिख दूं ताकि कोई पढ़ने वाला समझ सके। बाकी आपको ये पहली एंट्री कंप्लीट। और सेम इसी तरह आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होगी, सबसे पहला काम ढूंढना है कि किस किस चीज पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ढूंढ लोगे। हो सकता है आपको शुरू शुरू में दिक्कत हो, जब तक आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एंट्रीज दूंगा तब आपको क्लियर होने लगेगा कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि किस किस चीज पे फर्क पड़ रहा है। अब मैंने पता कर लिया किस किस चीज पे फर्क पड़ रहा है, तो अब कुछ रूल्स होंगे, उस रूल्स के हिसाब से मुझे देखना होगा कौन सा होगा डेबिट और कौन सा होगा क्रेडिट। और जो भी होगा डेबिट डेबिट में लिख दूंगा, जो भी होगा क्रेडिट क्रेडिट में लिख दूंगा। एंट्री कर कंप्लीट कर लिया, दूसरी भी एंट्री इसी तरह, तीसरी एंट्री इसी तरह, और जितनी भी एंट्रीज होंगी वो इसी तरह करोगे। समझ आ गया? चलो अब वो रूल समझते हैं जिस रूल से हमें ये पता चले कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब ये रूल कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये रूल? हाँ, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ये रूल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहां तक कि
आपकी मेरे स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ो, मेरे खुद का इंटरव्यू में मेरे से पूछी गई। अब आप बोलोगे सीए बनने के बाद, तो मैं आपको बता दूं सीए बनने के बाद तो मैंने आज तक कभी कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं, क्योंकि सीए बनने के बाद मुझे जॉब करनी ही नहीं थी। बट सीए बनने से पहले जो आर्टिकलशिप का फेस होता है, और या फिर उससे भी बीच में या उससे पहले जो इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे ये चीजें पूछी जाती है। तो मेरे से पूछा गया था, तो मैंने बताया था। क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनो। गोल्डन रूल कभी आपने सुना होगा, गोल्डन रूल सुना होगा, तो गोल्डन रूल 3 होते हैं, वो पूछा गया था मेरे से। ठीक है, पूछा क्या गया था, आप देखोगे कई बार आपके इंटरव्यू होते हैं ना 2 फेज में, जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको एक पेपर पकड़ा दिया जाएगा। आप मान लेते हैं, आप मेरे पास एक अकाउंटेंट की जॉब है, और आप में से मान लेते हैं 5 लोग आए। ठीक है, 5 लोग आए हो इंटरव्यू के लिए। अब मैं अकाउंटेंट, मेरी कंपनी है। अब मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो पांचों को एक एक, आपका पांचों का रिज्यूम मेरे पास आ जाएगा, ये तो फिक्स है। पांचों का रिज्यूम मेरे पास आ गया, मैंने देख लिया। मैंने कहा एक क्वेश्चन पेपर दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन पेपर क्या है, ये पहला फेज है इंटरव्यू का, जिसमें आपको कुछ चीजें लिखी होंगी, आपको उसका सॉल्यूशन लिखना होगा, बस कॉप पेन से आपको जवाब देके सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आपके सॉल्यूशन के बेस पे हो सकता है मैं आप में से 2 लोगों को बोल दूं कि आप घर चले जाओ, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 को बुला के आपका इंटरव्यू लो। समझ आ गया। तो अच्छा, अब फेस इंटरव्यू। अच्छा, कई लोग और भी इसको और 3 स्टेप में लेके जाते हैं कि पहले मैंने इंटरव्यू ले लिया, अब मेरा सीनियर इंटरव्यू ले लेगा, फिर कोई और ले लेगा, फिर जाके डिसाइड होगा। अब बोलोगे इतना लंबा प्रोसेस, बिल्कुल। अगर आपको 40 से 50 हजार की सैलरी मिलती है तो बिल्कुल इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप जाते हो तो हो सकता है आपका इस लेवल पे इंटरव्यू ना हो। बट हाँ, एक बात और बता दूं, चीजें बहुत आसान पूछी जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोच रहे हो कि 10 चीजें पूछी तो मेरे को 10 आनी चाहिए, पर हाँ 10 में से अगर 7 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो जॉब से रिलेटेड ही है, तो वो 7 चीज तो आनी चाहिए ना। और 3 चीज आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछी गई उसको नहीं जवाब दे पा रहे, चलेगा। ध्यान रखना इन सब चीजों का। एक कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जाती हैं वो देखी जाती है कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक बात मैं बता दूं आपको, मान लेते हैं मेरी कंपनी है और आप आगे काम करने मेरी कंपनी में, तो मैं आंख बंद करके आप पे तो वैसे भी भरोसा नहीं करने वाला। हमेशा जो सीनियर होगा वो आपको कहीं ना कहीं शुरू में गाइड करेगा। हम आपको देखेंगे कि आपको हमारी कंपनी के बारे में अच्छे से पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं हम आपको बताएंगे चीजें कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। अब आप बोलो प्रिंट आउट निकालना भी बताएंगे, बेसिक चीजें थोड़ी ना बताएंगे। सेल की एंट्री करनी हो तो वो थोड़ी ना बताएंगे। बट हाँ, अगर मान लेते हैं मेरी कंपनी में सेल की एंट्री थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको पहले गाइड तो करूंगा ना। तो ये बात समझ जाओ, जॉब लगने के बाद चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करते हैं। आपका जो भी सीनियर होगा वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। बट जो मेन चीज होता है वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी कैसे आपको आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप किस तरीके से बात कर पा रहे हो। पता चले आप बात ही नहीं कर पा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि भाई मैं बात तो नहीं कर पा रहा लेकिन मेरे को सारी नॉलेज है, तो वो कंपनी में सिर्फ ऐसी चीजें नहीं चाहिए ना कि आपको नॉलेज है। आपको नॉलेज है तो आपको दिखाने आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिस पर काम करना है, तब जाके आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनोगे। ठीक है। हाँ, पर एक बार, कई बार होता है पहला इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता। आप फेस एक बार शुरू करो लाइफ में, 6 महीना 1 साल एक कंपनी में काम करो, 1 साल के बाद जब आप निकल के जाते हो तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहीं पे 6 महीने में ही आप उस लेवल के कॉन्फिडेंस को टच कर लो। क्योंकि जब आपने अभी आगे चल के हम रियल कंपनीज के काम आपको देंगे, लास्ट के मंथ में या 2 मंथ में होगा आपका, कि रियल के कंपनीज के काम देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आना चाहिए। ठीक है, तब भी नहीं आएगा तो आपको बताना पड़ेगा हमें कि नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, कुछ करो, कुछ कैसा करो कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस आए। अगर आपको आ रहा है बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलो वो तो अलग चीज है, अभी हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बोला था कि रूल होते हैं डेबिट या क्रेडिट, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए कुछ रूल्स पहले से लिखे हुए हैं। बहुत लोग बड़े समझदार होते थे, जिसने अकाउंट्स बनाया वो सोचो कितने समझदारी से बनाया। अभी जब आप पढ़ोगे पूरा तो आपको समझ आएगा कितना दिमाग लगा के उसने बनाया। अब मैं आपको बताऊं कि रूल्स 2 तरह के हैं। एक बहुत पुराने रूल चले आ रहे हैं जिसे आप बोलते हो ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और अभी लेटेस्ट रूल आए हैं, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते इसको, ये मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि चीजों को थोड़ा ज्यादा सिंपल कर दिया। बट ट्रेडिशनल अप्रोच आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है, इसीलिए मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पहले बताऊंगा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच समझ लो क्या होता है, उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच पे भी चलेंगे। होपफुली आज की क्लास में शायद ट्रेडिशनली कंप्लीट हो जाए तो काफी है। मॉडर्न अप्रोच 5 मिनट का काम है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अच्छा खासा टाइम लगता है, बहुत अच्छे से समझना होता है। फिर मैं आपको इन तीनों से हटके कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, जो कोई अप्रोच नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ, बट मैं आपको बोलूंगा कि ये शॉर्टकट यूज करने हैं। ठीक है, आने आपको ये दोनों चाहिए, रूल्स आपको ये दोनों पता होने चाहिए। और लेकिन मैं आपको जो लास्ट में बताऊंगा वो शॉर्टकट बताऊंगा, और आपको आगे की सारी एंट्रीज शॉर्टकट पे करनी। 99% एंट्रीज आपकी शॉर्टकट पे हो जाएंगी,
1% एंट्री के लिए आपको इन दोनों अप्रोच में से किसी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, पहले हमारा मेन काम क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छे से समझना। ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत पहले लाया गया था और उन्होंने बोला था कि आपके बिजनेस में जितनी चीजें होती हैं, आपके एक बिजनेस में जितनी चीजें हैं सबको 3 भाग में बांटना होता है, जिसे आप शॉर्टकट में गोल्डन रूल भी बोलते हो, गोल्डन रूल। तो एक बात याद रखना, आपके इंटरव्यू में अगर पूछा जाए गोल्डन रूल सुना दो, तो आपको यही 3 रूल सुनाने हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ सॉरी, हाँ रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये 3 होते हैं, पर पहले हम रियल को समझते हैं। रियल अकाउंट, सबसे पहले बात समझो, उन्होंने बोला बिजनेस में कई सारे होते हैं खाते हैं, तीनों को आपको 3 भाग में बांटना है, कुछ को रियल, कुछ को पर्सनल, और तीसरा होता है नॉमिनल। नॉमिनल, अच्छा अब ये तीनों को ध्यान एक एक करके समझेंगे, पहले रियल को समझ लो, और रियल को अच्छे से समझते हैं, खत्म करते हैं। रियल अकाउंट होता क्या है, बोला गया कि भाई साहब आपके बिजनेस में जितने भी असेट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट। क्या बोला गया, आपके बिजनेस में जितने भी असेट्स हैं, असेट्स समझ रहे हो, असेट्स मतलब आपकी सारी संपत्ति, तो आपकी जो भी संपत्ति है वो सारे के सारे क्या है, रियल अकाउंट। जैसे कैश, आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। अच्छा आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट। आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर असेट्स है ना, तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट। अच्छा अब ये जो मैं रूल लिखने जा रहा हूं इसका, रियल अकाउंट का रूल, वो रूल याद रख लेना, एग्जैक्ट वर्डिंग याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट वर्डिंग। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी अगर आपके पास असेट्स है यानी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट आपके पास आ रहा है, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं असेट्स, अगर आपके पास असेट्स आ रहा है तो वो हमेशा डेबिट होगा, हमेशा डेबिट। और आपके पास से असेट्स जा रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। आप बोलो ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ एग्जाम्पल बताओ। ये रूल तो हम चलो याद रख लेंगे, एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं, मान लेते हैं आपने फर्नीचर परचेज किया ऑफ रुपीज 10,000, आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया, एंड कैश पेड, और आपने फर्नीचर खरीद के पैसे दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए। अब पहले तो बताओ इससे आपके बिजनेस में क्या क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ जाएगा तो फर्नीचर पे फर्क पड़ेगा, और मेरे बिजनेस से पैसा चला जाएगा तो कैश पे फर्क पड़ेगा। क्या इन दोनों चीजों पे फर्क पड़ेगा, ये तो समझ आ रहा है। अच्छा दोनों में से कोई एक, एक डेबिट होगा कोई एक क्रेडिट होगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर रियल अकाउंट की बात हो रही है यानी संपत्ति की बात हो रही है, तो अगर आ रहा होगा तो डेबिट और जा रहा होगा तो क्रेडिट। अब जरा इनमें सोचो, फर्नीचर क्या है, रियल है, और कैश भी क्या है, रियल है, दोनों रियल है, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला लगना है। और दोनों का रूल क्या कहता है, अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। जरा सोच के बताओ इसमें कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। आप बोलोगे फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, एक सिंपल सी बात है, तो फर्नीचर होना चाहिए डेबिट और कैश होना चाहिए क्रेडिट, और आप एंट्री कर लोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा देखो मैंने अभी लाइन वगैरह नहीं खींची है, सिंपल ऐसे ही एंट्री कर दिया। फर्नीचर को मैंने क्या किया, डेबिट, और कैश को क्या किया, क्रेडिट। तो आप देखोगे शुरू की जगह छोड़ दी, जो डेबिट था उसके आगे डीआर लगाया, जो क्रेडिट था उसके आगे कुछ नहीं लिखा। और अगर मैंने लाइन खींची होती तो ये वही दिखता आपको, अगर लाइन खींचता तो वैसा ही दिख रहा है, बट मैंने लाइन नहीं खींचा है, और आगे मैं लाइन नहीं खींचूंगा। आप समझ जाना क्या चीज डेबिट किया क्या चीज क्रेडिट किया। क्या ये पॉइंट समझ आया? आप बोलोगे एक थोड़ा सा और बताओ कुछ और। मान लेते हैं मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ था, मान लेते हैं मोबाइल सोल्ड कर दिया आपने फॉर रुपीज 6,000, आपने 6,000 रुपए का मोबाइल सोल्ड कर दिया, कैश मिला है आपको, सामने वाले ने पैसे दे दिए आपको। एंट्री बताओ। पहले तो ये सोचो कि किस में फर्क पड़ रहा है, स्टेप फॉलो करने हैं शुरू शुरू में, आगे चल के आपको आदत लग जाएगी, आप लगातार करते रहोगे। ठीक है, शुरू शुरू में आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सोचो किस में फर्क पड़ेगा, बिजनेस में कहां कहां फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे मोबाइल में फर्क पड़ रहा होगा क्योंकि मोबाइल चला जाएगा, और कैश में फर्क पड़ेगा क्योंकि पैसे आ रहे होंगे मेरे पास कहीं ना कहीं, ऐसे ही है। तो दो चीजों में फर्क पड़ रहा है, एक मोबाइल और एक कैश। अब दोनों में से कोई एक डेबिट और कोई एक क्रेडिट, कैसे पता चलेगा? पहले तो ये देखो क्या दोनों रियल अकाउंट है, दोनों संपत्ति है आपकी, और दोनों के दोनों क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये वर्डिंग याद होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ये वर्ड बोलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे वो डेबिट होगा जो आएगा,
ऐसे नहीं, आपको बोला जाएगा लिख के दो, तो लिख के आपको प्रॉपर यही वर्ड लिख के देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैसे करोगे, क्या डेबिट क्या क्रेडिट बताओ? कैश डेबिट, क्योंकि आप बेच रहे हो तो कैश पैसा आ रहा है ना, तो कैश डेबिट, क्योंकि पैसा जब बढ़ रहा था और मोबाइल जा रहा था, तो कैश डेबिट, और मोबाइल जा रहा है तो मोबाइल क्रेडिट। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा और आपकी ऐसी बेसिक एंट्रीज तो कर पाओगे। अभी हम बहुत बेसिक पे चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सेल्स नहीं आएगा, अभी आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है? सेल्स अभी मैंने समझाया नहीं है, तो हाँ, बिजनेस के लिए अगर गुड्स सेल करते हो तो आता है, आगे चल के समझेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। आपको अभी बेसिक जो जो समझाया जा रहा है वो समझो, फिर आगे चल के सारे चीजें कवर करेंगे, उसके बाद आपके कोई डाउट बचेंगे नहीं, बट फिर भी आपके कोई डाउट बचेगा तो आप पूछना, ठीक है? क्या यहां तक बात समझ आ गई? ये रियल समझ आ गया? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और रियल से आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट सीखते हैं, जो कि होता है पर्सनल। दूसरा जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। अब देखो, पर्सनल अकाउंट से पता चल रहा होगा पर्सनल क्या होता है। पर्सनल किसी का नाम, अगर किसी का नाम आ गया तो वो होता है पर्सनल। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, जैसे जैसे भाई राम पर्सनल अकाउंट है, श्याम पर्सनल अकाउंट। अब आप बोलोगे किसी कंपनी का नाम, अरे भाई कंपनी का नाम भी पर्सनल अकाउंट है, एबीसी लिमिटेड, ये भी पर्सनल अकाउंट है, किसी कंपनी का नाम है। आप बोलोगे किसी स्कूल का नाम, वो भी पर्सनल अकाउंट। आप बोलोगे किसी इंस्टीट्यूट का नाम, वो भी किसी का नाम आ गया ना, पर्सनल अकाउंट। अब आप बोलोगे किसी बैंक का नाम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको बताऊं ये भी पर्सनल है। अब आप बोलोगे लेकिन बैंक में मेरा पैसा है, तो वो तो संपत्ति होनी चाहिए, एसेट्स, रियल अकाउंट, लेकिन इसको भी किसके अंदर माना जाता है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो बैंक का नाम आ गया। समझ आ गया? किसी बैंक में आपने पैसा डाल रखा है तो आपका असेट्स होता है, संपत्ति होती है। आज तक आपने यही सुना है, बैंक बैलेंस। बिल्कुल वो होता है, लेकिन उतनी ज्यादा डीप में अभी नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो मैं समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि भाई राम श्याम किसी का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, कॉलेज का नाम हो गया, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। डेटर क्रेडिटर, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है? किसी ने का नाम ही होगा ना। डेटर मतलब आपने किसी को बेचा होगा, और क्रेडिटर मतलब किसी से खरीदा होगा, वो भी किसी का नाम होगा, वो भी क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक वाला मैं आपको बता रहा था, किसी बैंक का नाम भी पर्सनल अकाउंट माना जाता है, ध्यान रखना। ये आपके मन में आएगा यार बैंक तो रियल अकाउंट होना चाहिए क्योंकि हमारा पैसा उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, बैंक को क्या माना जाता है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी का नाम आ रहा है। समझ आ गया? अच्छा, कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं जिसमें कंफ्यूजन आ सकती है। कैपिटल, बताओ जरा कैपिटल क्या होता था? बताओ बताओ। ओनर का पैसा लगा है, जैसे मान लेते हैं मेरा, मैं ओनर हूं संतोष पाल, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए, तो बिजनेस में पैसे मैंने डाले तो कैपिटल है, कैपिटल है। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, क्योंकि ये भी ओनर का नाम है, जैसे संतोष कैपिटल। समझ आ गया? अच्छा, अब आप बोलोगे इस हिसाब से ड्राइंग भी पर्सनल होगी, बिल्कुल। ये मैंने स्पेशली लिखे हैं जिसमें कंफ्यूजन आ सकती है, जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटल, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ड्राइंग में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये बैंक के नाम में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेटर क्रेडिटर में। तो ध्यान रखना, मैंने स्पेशली लिख दिया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया? गुडविल नहीं, गुडविल तो असेट्स है। राम श्याम ये सब नाम हम समझ आ रहा है? पहले बताओ ये सब समझ आ रहा है आपको कि ये सारे के सारे पर्सनल है? अच्छा, इनके रूल क्या होते हैं? क्या इनके भी रूल याद रखने हैं? बिल्कुल भाई, इनके भी रूल याद रखने हैं। क्या रूल होता है? बताओ, कोई बताओ। हाँ, याद है आपको? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर वो बंदा, देखो जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इस बंदे की, ये इनमें से जिसकी भी बात हो रही है, अगर वो बंदा कुछ रिसीव कर रहा है, कुछ मैं कह रहा हूं, कैश की बात नहीं हो रही, कुछ भी रिसीव कर रहा है तो रिसीवर है, और अगर दे रहा है तो गिवर है। आप बोलोगे यार बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा आप मुझे करके दिखाओ, एग्जाम्पल करके दिखाओ, समझ आ जाएगा हमें। चलो फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं आपको कैश रिसीव हुआ राम से, हमें, हमारी बात कर रहा हूं मैं, हमारा बिजनेस है, कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम राम, राम ने मुझे पैसा दिया, राम, राम कोई भी आदमी था, 5,000 रुपये मेरे को देके चला गया, ठीक है? पहले तो ये बताओ फर्क कहां कहां पड़ेगा? आप बोलोगे एक तो कैश में फर्क पड़ना चाहिए,
और एक राम में। अच्छा, कई आपने तो बोल दिया, लेकिन कई स्टूडेंट का क्वेश्चन आ जाता है राम में कैसे फर्क पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं आपको राम से 15,000 रुपए लेने थे, तो राम के खाते में लिखा होगा आपने कि 15,000 लेने हैं। अब राम 5,000 दे के चला गया, तो आप क्या राम के खाते में आपने लिखोगे नहीं कि 10,000 लेने हैं, तो राम के खाते में फर्क पड़ रहा है ना। तो एक राम के खाते में फर्क पड़ रहा है और कैश में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से एक डेबिट होना है और एक क्रेडिट होना है। सोच के बताओ कैश के बारे में कि कैश तो रियल होता है, तो कैश पे रियल वाला रूल लगेगा, ध्यान रखना, कैश पे रियल वाला रूल लगेगा। अच्छा, राम क्या होता है, राम तो पर्सनल है, राम तो पर्सनल है ना, तो राम पे पर्सनल वाला रूल लगेगा, तो दोनों पे रूल भी अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, कैश के बारे में सोच लो, कैश क्या कहता है, रियल क्या कहता है, रियल एसेट्स क्या, रियल अकाउंट क्या कहता था, अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अच्छा, और पर्सनल वाला क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर, अगर ये बंदा रिसीवर है, ये बंदा पैसा ले रहा है तो या कुछ भी चीज, तो उसको डेबिट करो, अगर ये पैसा दे रहा है तो इसे क्रेडिट करो। यहां पे राम के बारे में बताओ, राम पैसा ले रहा है कि दे रहा है, राम तो गिवर है, यहाँ पे राम तो हमें पैसा दे रहा है। आप बोलोगे रिसीव्ड हुआ तो रिसीव, अरे भाई आपके लिए रिसीव्ड है ना, राम के बारे में सोचो, राम क्या कर रहा है, राम पैसा दे रहा है, तो राम तो गिवर है, तो ऐसे केस में राम क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अच्छा, तो मैं कहूंगा राम क्रेडिट हो जाएगा टू टू राम। अच्छा, डेबिट क्या होगा, कैश। अब बोलोगे जरा चेक करना कैश क्यों डेबिट होगा, अरे भाई रियल अकाउंट क्या कहता था, रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। कैश बताओ आ रहा है क्या आपके पास, कैश आ रहा है, इसीलिए कैश क्या हो गया, डेबिट। समझ आ गया। और कितने रुपए, 5,000 रुपए। अच्छा, एक चीज नोट किया होगा आपने, राम के आगे मैंने अकाउंट नहीं लिखा, अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किसी का नाम है और नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते। समझ आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। चलो एक सिंपल सा और बताता हूं, आप बताना मुझे। कैश पेड टू श्याम, मैंने श्याम को कैश दिया है, मैंने श्याम को कैश दिया है, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए। मैंने श्याम को कैश दिया है, तो आप बोलोगे कि भाई कैश में फर्क पड़ेगा और श्याम में फर्क पड़ेगा, दोनों में से कोई एक डेबिट कोई एक क्रेडिट, लेकिन कैश तो रियल है, इसका रूल अलग होता है, रियल के हिसाब से सोचोगे। अच्छा, श्याम तो पर्सनल होता है, इसका रूल अलग होता है। क्या मुझे दोनों रूल सोचना पड़ेगा, नहीं, मैं आपको बता दूं, एक रूल सोच लो बस। जैसे मैं मान लेते हैं श्याम के बारे में सोच लेता हूं, तो श्याम, अगर मुझे पता चल गया श्याम डेबिट होना चाहिए, तो श्याम डेबिट होगा तो अपने आप कैश क्रेडिट हो जाएगा, फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आपको दोनों रूल सोचने पड़ेंगे, अभी शुरू शुरू में सीख रहे हो ना आप, तो आप दोनों रूल चेक करोगे। अगर आपको एक बार आ गया तो आप कहोगे कि भाई अब क्या ही रूल चेक करना, अब तो मेरे को आ गया है। ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था आपको कि अब बताओ इनमें से क्या डेबिट क्या क्रेडिट, फटाफट सोच के बताओ। श्याम, आप क्या कह रहे हो, डेबिट। सिंपल सोचो ना, सिंपल, इतना टेंशन मत लो। श्याम पर्सनल है, पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर श्याम गिवर हो रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर श्याम रिसीवर होगा तो डेबिट होगा। पढ़ लो, देखो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे श्याम है क्या, सोच के बताओ। श्याम को हमने पे किया है, मैंने पे किया श्याम को 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, 2,000 मान लेते हैं पे किया है मैंने, तो श्याम तो रिसीवर है और रिसीवर डेबिट होता है, तो श्याम डेबिट होगा। अब अगर मुझे पता चल गया श्याम डेबिट होगा, तो अब मैं आंख बंद करके कैश को क्रेडिट कर सकता हूं, मुझे क्योंकि पता चल गया अगर श्याम डेबिट है तो कैश अपने आप क्रेडिट ही होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, और रियल क्या कहता है, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। सोच के बताओ यहाँ पे ये आ रहा है कि जा रहा है, कैश तो जा रहा है ना आपके पास से, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ आ गया, होपफुली थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको। बेसिक एंट्रीज देखो, याद रखना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फिर पता चले ये बेसिक चीज की वजह से आप रिजेक्ट हो जाओ तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना फिर तो। तीसरी चीज, आपने रियल समझ लिया, आपने पर्सनल समझ लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, नॉमिनल। आखिर ये नॉमिनल होता क्या है। चलो, नॉमिनल क्या होता है, बहुत ज्यादा और ज्यादा सिंपल होता है, खर्चे और इनकम, हम इनको नॉमिनल बोलते हैं, खर्चे और इनकम इनको नॉमिनल बोलते हैं, पता है ना। नॉमिनल को हिंदी में भी बता देता हूं आपको, नाम मात्र खाते। आगे चल के इसको जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे, इसीलिए अभी आपको बता रहा हूं। चलो कोई नहीं, जितने खर्चे हैं जितनी इनकम है, कुछ चीजें होंगी डेबिट और कुछ चीजें होंगी क्रेडिट।
रूल इसका पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप पहले तो ये कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, बताओ जरा कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। अरे भाई, सैलरी पेड, रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सारे के सारे खर्चे हैं। अच्छा, इनकम क्या हो सकती है, रेंट रिसीव्ड, हो सकता है आपको रिसीव हो रहा हो रेंट, कमीशन रिसीव्ड, हो सकता है आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा हो। समझ आ गया, यहां तक की एक बात और सुन लो, आज चलो आगे वो बताऊंगा आगे चल के। ये सारे खर्चे इनकम तो पहचान ही लोगे, सबको ही पता है। रूल्स क्या होता है, रूल बताना जरा कोई। बताओ भाई, आप ही बताओ, मैं नहीं लिखा। डेबिट ऑल, सॉरी, बिल्कुल मैं सारा बताऊंगा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। रूल्स के साथ आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जैसा मैंने बताया, मॉडर्न समझना है आपको, और करना आपको कैसे है, शॉर्टकट। आपको मॉडर्न भी नहीं सोचना, इतना सोचोगे नहीं आप, शॉर्टकट यूज करना है आपको, ठीक है। लेकिन आपको ये आना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए इन सब चीजों के। तो आ जाते हैं नॉमिनल पे। तो नॉमिनल क्या बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेज हैं, सारे डेबिट होने हैं। और जितनी भी इनकम है और गेन है, वो सारे के सारे क्या होने हैं, क्रेडिट होने हैं, ठीक है। आप बोलोगे करके दिखाओ, कुछ एग्जांपल बताओ, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सैलरी पेड 6,000 रुपए, सैलरी पेड बाई कैश, आपने सैलरी कैश से पे किया 6,000 रुपए, ठीक है। एंट्री बताओ क्या होगी, फटाफट बताओ। आप बोलोगे दोनों में फर्क पड़ रहा है, एक तो सैलरी अकाउंट में, क्योंकि सैलरी का भी आप खाता बनाते हो और उसमें सारे खर्चे जोड़ते रहते हो। जैसे मान लेते हैं आज मैंने 10,000 सैलरी दी, तो खर्चे उसमें 10,000 हो गए। फिर 5,000 सैलरी दी, तो खर्चे हो गए सैलरी 15,000। समझ आ गया, तो जितने खर्चे होते रहते हैं वो सारे उसमें ऐड होते रहते हैं। तो सैलरी और कैश, इन दोनों में फर्क पड़ेगा, दोनों में से कोई एक डेबिट, कोई एक क्रेडिट। कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका नॉमिनल वाला रूल, और यहाँ पे आपका रियल वाला। अच्छा, रियल वाला बड़ा आसान है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। लेकिन रियल सोचो, छोड़ो मत, मतलब सोचो मत, अभी नॉमिनल के बारे में सोचो। नॉमिनल क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो डेबिट कर देना। क्या ये एक्सपेंस दिख रहा है, तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट। और अगर मुझे पता चल गया सैलरी डेबिट होनी है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैश क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर आप सोचना चाहते हो कि क्यों कैश क्रेडिट हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, बताना जरा। वही रियल है, और रियल अकाउंट आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो कैश तो जा रहा था क्योंकि हमने सैलरी पे की है, तो कैश क्रेडिट। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिला है ₹7,000, आपको 7,000 रुपए का कमीशन मिला है। एंट्री बताओ चलो। आप वो कैश मिला है, क्या क्या, कैश डेबिट। आप कह रहे हो कैश क्यों डेबिट होगा, बताओ। रियल अकाउंट है, और पैसा आता है तो डेबिट, रियल अकाउंट आ रहा है तो डेबिट। अच्छा, कमीशन क्यों क्रेडिट, कमीशन इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और हैं एडवांस लेवल पे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 10-15 मिनट का तो टाइम है ही, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीजों को लेके जाता हूँ। आप मुझे ये बताओ, सैलरी क्या होती है, खर्चा। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है, सैलरी सिंपल ऐसे, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला आपको, मैं आपको ये काम आपको करना है, ठीक है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, और मैं आपको 20,000 रुपए सैलरी दूंगा। आपने कहा ठीक है, आप कर रहे हो, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपने काम कर दिया, सैलरी मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, अकाउंट्स में
टाइम हो गया मतलब खर्चा हो गया, तो सैलरी तो आपका खर्चा हो गया, 20,000 रुपए की सैलरी आपकी हो गई है जो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि मेरे को 30 को दे देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती वहीं पे, लेकिन अगर मैंने 30 तारीख को नहीं दिया, 1 तारीख को लेके चला गया, 2 तारीख को लेके चला गया, मान लेते हैं मैं आपको कह रहा हूं 7 तारीख को मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक जब तक आपने सैलरी नहीं दी है उसको, उसे बोला जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो नॉर्मल खर्चा तो हो गया, ये खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। अब अगर खर्चे को आपने पे नहीं किया, टाइम होने के बाद अगर खर्चे को पे नहीं किया, उसे बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगी, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सॉरी, नॉमिनल। अगर आप नॉमिनल बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, सैलरी नॉमिनल है, नो डाउट सैलरी आपकी नॉमिनल है, लेकिन जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो नॉमिनल नहीं है, बल्कि वो हो जाएगी पर्सनल। अब आप बोलोगे भाई ये पर्सनल क्यों हो गई? क्योंकि ये किसी ना किसी के नाम से रिलेट हो गई होगी, कि अमित को 10,000 रुपए की सैलरी देनी है, सुमित को 10,000 रुपए की सैलरी देनी बाकी है, इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हो जाता है किसी भी खर्चे के साथ। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी खर्चे के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हो गया तो फिर आप वो क्या बन जाएगा, नॉमिनल, तो सॉरी पर्सनल। पहले क्या रहेगा वो, नॉमिनल। अगर कोई खर्चा है या कोई इनकम है वो नॉमिनल होगी, उसके साथ आउटस्टैंडिंग जुड़ जाए। अच्छा, कुछ वर्ड और बोलने जा रहा हूं मैं आपको, एडवांस जुड़ जाए, प्रीपेड जुड़ जाए, ये वर्ड अच्छे से समझ लेना, अभी मैं आपको आज ही समझा दूंगा ये सारे। एडवांस, प्रीपेड, अक्रूड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ये तो आपको बता दिया। फुल फॉर्म अगर ठीक से लिख दूं मैं इसको तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये होता क्या है पहले तो पढ़ लेते हैं। एडवांस का मतलब क्या होता है बताओ? टाइम से पहले पे कर दिया। जैसे मान लेते हैं मुझे रेंट पे करना है, तो रेंट मेरा क्या है, खर्चा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैंने रेंट पहले पे कर दिया तो क्या बोलूंगा, रेंट एडवांस, पेड इन एडवांस, ऐसे बोलूंगा, रेंट पेड इन एडवांस। अच्छा, रेंट क्या हो गया आपके लिए, नॉमिनल, लेकिन अगर रेंट के साथ एडवांस जुड़ गया फिर ये क्या हो गया, पर्सनल। तो मैं एक बात यहां पे लिख के दिखा रहा हूं आपको, ये चार चीज दिख रही है, ये किसी के साथ भी आ जाए, चाहे खर्चे के साथ चाहे इनकम के साथ, एडवांस जुड़ जाए, प्रीपेड, अभी समझाता हूं प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको बता दिया। तो ये चारों किसी के साथ भी जुड़ जाए, खर्चे या इनकम के साथ, तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, पर्सनल, ठीक है, वो अपने आप पर्सनल बन जाएगा। चलो मैं इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे, सिंपल। पहले तो एक एक करके समझा देता हूं, एडवांस क्या होता है, क्लियर है? एडवांस, अगर आपने टाइम से पहले खर्चा कर दिया तो उसे एडवांस बोलते हैं, या आपको मिल गया तो भी एडवांस हो सकता है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकता है, ठीक है, आपको मिल गया एडवांस में। अच्छा, प्रीपेड वर्ड क्या ये होता है, आपके पास जो सिम है वो क्या है, क्यों प्रीपेड क्यों बोलते हो उसे? पहले आप पैसे देते हो फिर यूज करते हो, अगर आपने 200 रुपए का रिचार्ज कराया तो 200 रुपए तक यूज कर पाओगे, ऐसा ही होता है प्रीपेड। अच्छा, पोस्ट पेड क्या होता है, पहले आप यूज करते हो पूरे टाइम पे और उसके बाद लास्ट में रिचार्ज, सॉरी बिल आता है, बिल पे कर देते हो, यही होता है पोस्ट पेड। अभी आपका ये प्रीपेड का मतलब समझ आ गया होगा, प्रीपेड मतलब टाइम से पहले पे कर दिया। अच्छा, प्रीपेड आप कर सकते हो पहले, जैसे मान लेते हैं मुझे रेंट पे करना था, तो रेंट तो खर्चा है नॉमिनल, लेकिन रेंट प्रीपेड कर दिया मैंने तो क्या बन जाएगा वो, पर्सनल। तो वो क्या बन जाएगा, पर्सनल, समझ आ गया? अच्छा, एडवांस, प्रीपेड समझ आ गया। अक्रूड क्या होता है, अक्रूड वर्ड भी आउटस्टैंडिंग की तरह ही होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया, टाइम हो गया दिया नहीं, या फिर टाइम हो गया मिला नहीं, वो भी आउटस्टैंडिंग होता है। टाइम हो गया आपको मिला नहीं, उसे भी आउटस्टैंडिंग बोलते हो, टाइम हो गया दिया नहीं, वो भी आउटस्टैंडिंग है। एक बात और बता दूं, अक्रूड वर्ड भी इसी की तरह होता है, आउटस्टैंडिंग ही होता है, कि टाइम हो गया दिया नहीं, या फिर टाइम हो गया मिला नहीं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ इसको यूज करते हैं। यानी जैसे इंटरेस्ट का टाइम हो गया, मैंने दिया नहीं, किसी को ब्याज नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो बोला जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब मुझे मिलने वाला था, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने बैंक में पैसा डाला, तो बैंक में मेरे को ब्याज मिलने वाला था, अभी मिला नहीं है, लेकिन इतना हो गया, इतना दिन हो गया कि मिलना चाहिए, तो फिर उसे क्या बोलोगे आप, अक्रूड इंटरेस्ट। समझ आ गया? तो नॉर्मली अक्रूड वर्ड इंटरेस्ट के साथ यूज किया जाता है, और बाकी सबके साथ क्या यूज करते हो आप, आउटस्टैंडिंग। समझ आ गया? तो टाइम हो गया मिला नहीं या पे नहीं किया तो वर्ड क्या यूज होता है, आउटस्टैंडिंग। टाइम होने से पहले ही पे कर दिया तो वर्ड क्या यूज होता है, एडवांस या फिर प्रीपेड। और ये सारे के सारे, ये चारों वर्ड अगर किसी के साथ लग जाए, एडवांस, प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये चारों के चारों वर्ड अगर किसी के साथ लग जाए तो फिर वो क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया? चलो, अब एक चीज और, मैं आपको कुछ लिस्ट देने वाला हूं यहां पे लिख के, ठीक है, वीडियो बीच में काट देंगे सर, जो भी सर एडिट कर रहे होंगे वो काट देंगे, क्योंकि अननेसेसरी लंबी ना हो वीडियो।
और आपको बस मुझे ये बताना है, लिस्ट बना के देनी है कि कौन सा वो है आउटस्टैंड, कौन सा ये है रियल, कौन सा पर्सनल, कौन सा नॉमिनल। तो ठीक है, आपको अपनी कॉपी पे लिस्ट बनाना है और सारे अलग अलग बनाओ ताकि कोई किसी को थोड़ा सा अपना दिमाग चले आपको। मैं क्वेश्चन की लिस्ट निकालता हूँ और देता हूँ। तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिस्ट, जैसे आपको देख के बस बताना है कि इनमें से कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है। ठीक है, तो सर यहां से एडिटिंग शुरू कर देना। मैंने आपको 21 पॉइंट दिए हैं, आपको इनको पढ़ना है। मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप पहले तो डिसाइड कर लो, या मैं आपसे ही पूछ ही लेता हूं। ठीक है, आपने देख लिया, इसकी फोटो क्लिक कर लेना और मैं आपको यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ एक एक करके। आप मुझे बताना कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है। ठीक है, डिस्कस करना शुरू करें। चलो, सबसे पहले बताओ कैपिटल क्या होना चाहिए? कैपिटल पर्सनल होना चाहिए, क्यों? मैंने बोल था इसीलिए किसी का नाम है ना, ओनर का नाम होता है कैपिटल, इसीलिए वो पर्सनल है। ड्राइंग पर्सनल, कैश रियल, कमीशन पेड, किसी खर्चा है ना, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, परचेज अकाउंट। ये अब कई लोग कह रहे होंगे ये नहीं बताया आपने परचेज का। तो एक बात बता दूं, एक बात, जो परचेज होता है, अब आप बोलोगे इतनी देर से तो आप परचेज बता रहे थे कि मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदा। देखो एक बात बता दूं, जब भी आप परचेज करते हो तो दो तरह की चीज परचेज करते हो। जैसे ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि मैं गया, मेरा पंखा बनाने का बिजनेस है, तो जब भी मैं पंखा खरीद बनाने के लिए, पंखा बना के बेचने का बिजनेस है, पंखा बनाने के लिए कुछ भी खरीदूंगा उसे बोलते हो गुड्स। पता ना, ये पॉइंट तो सबको पता है, उसे बोलते हो गुड्स। और अगर उसको बनाने के लिए कुछ भी खरीदूंगा तो उसे बोलते हैं परचेज। अब उसके सिवा कुछ और खरीदूंगा तो परचेज नहीं बोला जाता, तो उसे बोला जाता है, जैसे आपने एसी खरीद ली तो असेट्स खरीदा है, टीवी खरीद ली तो असेट्स खरीदा है। आगे चल के इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट जब भी परचेज या सेल वर्ड दिखे आपको, तो आप समझ जाना है कि मेन चीज की बात हो रही है। किसकी? मेन चीज की, मेन जो आपका गुड्स है। अब मेन गुड्स खरीदते हो तो खर्चा होता है, इसीलिए ये आपका नॉमिनल होता है। और मेन गुड्स जब बेचते हो तो वो आपकी इनकम, सेल होती है तो इनकम होती है। अब आप बोलोगे ये पॉइंट, अगर अभी भी आपका डाउट है इस पॉइंट पे कि आप क्लियर नहीं हुआ, तो जर्नल एंट्री के कल प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना। जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करना कल अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहला डिस्कशन इन्हीं की एंट्रीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे हम, परचेज और सेल की एंट्री को ही बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले यही आपका डाउट सारा क्लियर करूंगा विद जीएसटी। हम जो भी एंट्री सीखेंगे
विदाउट जीएसटी भी सीखेंगे और विद जीएसटी भी सीखेंगे। पहले मैं आपको विदाउट जीएसटी सिखाऊंगा और फिर आपको विद जीएसटी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि दोनों आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ये दोनों। लेकिन अभी मैं बता दूं ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके नॉमिनल, क्योंकि खर्चे और इनकम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों नॉमिनल है। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर बताओ, रियल, बैंक। रियल अगर बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो ना, बैंक बताया था आपको ना, बैंक क्या हो जाता है पर्सनल, याद रखना है। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ, बैंक में माइनस में पैसे तो भी पर्सनल है, बैंक वाला बैलेंस आपका पर्सनल ही रहेगा। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर पर्सनल, वो तो क्लियर है। हाँ, कीप इट ऑन करना पड़ेगा, कर देना आप, कीप इट ऑन। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। चलो ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल खर्चे हैं, नॉमिनल है। गुडविल, गुडविल रियल, क्यों? क्योंकि संपत्ति असेट्स होता है। पेटेंट भी असेट्स होता है। अच्छा किसी को नहीं पता ये तो भाई हमारी पुरानी वाली क्लासेस देखना, जहां पे मैंने ये समझा रखा है गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। फिर भी नहीं समझ आता तो मैसेज डाल के पूछ लो, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो। आपका पूछना है गुडविल क्या होता है? गुडविल रेपुटेशन होती है किसी चीज। रियल ना आपका असेट्स है ना, ये दोनों असेट्स है आपकी, तो दोनों के दोनों किसके अंदर आनी चाहिए? रियल में। ठीक है, अच्छा सैलरी बताओ, सैलरी रियल, सैलरी खर्चा है। अच्छा आप बोलोगे सैलरी मिल भी तो सकती है, नॉर्मली बिजनेस में सैलरी मिलेगी कैसे? बिजनेस को बिजनेस नॉर्मली सैलरी देगा ही, तो सैलरी पेड ही होगी और क्या होगा आपका नॉमिनल। ठीक है, खर्चा है नॉमिनल। चलो सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल, क्यों? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये किसी के साथ जुड़ जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? पर्सनल। इंश्योरेंस क्या होता है? पर्सनल। इंश्योरेंस कैसे पर्सनल हो सकता है? हाँ कंपनी इंश्योरेंस कराती है, जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी, कंपनी इंश्योरेंस कराती है ना, तो कंपनी का खर्चा हुआ और खर्चा क्या हो गया? नॉमिनल। ठीक है, क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो और आगे बताओ, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड एडवांस ये दिख गया था पर्सनल। बैड डेप्ट ये दोनों बता दो, चलो ये दोनों बता दो। अब आप बोलोगे हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता बैड डेप्ट क्या होता है। चलो पहले तो सोच लेते हैं बैड डेप्ट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बेचा कोई सामान और आपको मुझे पैसे देने चाहिए 50,000 रुपए का सामान, अब आप भाग गए तो इसे बोलते हैं बैड डेप्ट राइट ऑफ हो गया, बैड डेप्ट हो गया, डूब गए पैसे, तो पैसे डूब गए तो लॉस, और लॉस क्या होता है? लॉस और खर्चा नॉमिनल, तो ये कहां जाना चाहिए था? नॉमिनल में। लेकिन ये क्या है, ये बैड डेप्ट रिकवर्ड क्या है? जो डूब गया वो कई बार वापस भी आ जाता है, बंदे का ईमान जाग गया, बोला कि भाई पैसे क्यों रखूं, ला के दे दिया तुम्हें, ऐसे केस में क्या होगा? भाई इनकम है ना, लेकिन इनकम भी तो नॉमिनल ही होती है। होपफुली बहुत हद तक आपके रियल पर्सनल नॉमिनल वाले डाउट क्लियर हो गए होंगे। रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप एंट्रीज कर लोगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो बहुत ज्यादा बेसिक था। एंट्रीज, जर्नल एंट्री की शुरुआत नहीं हुई है, पर हाँ ये चीज की शुरुआत हो गई कि इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा आप एटलीस्ट इस वाले रूल से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाएंगी तो मेरे हिसाब से आप बता दोगे। ठीक है, अगली क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच करेंगे जो कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कौन से शॉर्टकट तरीके करने हैं। फिर कुछ मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज दूंगा, आपको वो शॉर्टकट वाले तरीके से उसे सॉल्व करके देखना है, और जब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे ये चीजें आ गई हैं, फिर मैं आपको सीधा परचेज और सेल की एंट्रीज पे लेके जाऊंगा, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी सब हम करेंगे। मतलब करीब 4-5 क्लासेस लगातार होंगी जो आपकी जर्नल एंट्री को बहुत हद तक डाउट आपके सारे के सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी मैं क्लास ऑफ कर दूं।